भारत अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देश मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री की आज से मलेशिया यात्रा। कृषि मंत्री रांची में किसान मेला में हुई शामिल। किसानों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील। पंचायती राज विभाग को वित्त आयोग की दूसरी किश्त मिलने का रास्ता साफ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य सरकार पर व्यापारियों को प्रताड़ित और अपमानित करने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा बर्मन ने गढ़वा में की बैठक। और इंग्लैंड को पराजित कर भारत बना अंडर-19 विश्व कप विजेता। भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप का आज से आगाज। भारत की शाम 7 बजे अमेरिका से भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत और अमेरिका पारस्परिक लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमत हो गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समझौते के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा शुल्क को घटाकर 18% कर दिया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा पर हर्ष जताया। पीएम ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी। उन्होंने लिखा है कि भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूँ। यह फ्रेमवर्क विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम ऐसे वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्योन्मुख हो, हमारे लोगों को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि में योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। मलेशिया में प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि यह दौरा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा और सभी सेक्टरों में सहयोग बढ़ेगा। शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर होगा। पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम की मलेशिया की यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले 2015 और 2018 में उनके दौरों ने द्विपक्षीय सहयोग को बहुत मजबूती दी थी। 2024 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख भागीदार, महासागर विजन का हिस्सा और हिंद प्रशांत विजन का साझेदार है। पीएम का दौरा आसियान क्षेत्र के साथ सहयोग में विस्तार की दिशा में भी अहम कदम है। पीएम वहां भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। भारत मलेशिया आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों में लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। मलेशिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मलेशिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। वहां बसे 29 लाख भारतवंशी दोनों देशों के संबंधों की डोर को और मजबूत बनाते हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत मलेशिया रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में इजाफा हुआ है, पर्यटन सहयोग का विस्तार हुआ है। एक दूसरे के लिए वीजा नियमों में नरमी से लोगों से संपर्क मजबूत हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा दोस्ती की नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे से उभरते हुए सेक्टर्स में सहयोग में विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ भारत और मलेशिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अपने सहयोगी मेघना देव और कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत तिगरा में जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कृषि विकास और किसानों के कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही कृषकों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। श्रीमती तिर्की ने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण कर किसानों का हौसला बढ़ाया। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दूसरी किश्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 277 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों पर राज्य के व्यापारियों को प्रताड़ित और अपमानित करने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस वार्ता कर श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक और राज्य में निवेश लाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां के व्यापारियों को अपमानित करने का काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तंत्र पर बिचौलिए हावी हैं। सरकारी संरक्षण में राज्य के कई इलाकों में कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है। श्री साहू ने सत्ताशीष पर बैठे लोगों को राष्ट्र विरोधी बयान देने से बचने की भी सलाह दी है। लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना है। इसलिए विकसित झारखंड बनाने में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको इसके लिए अवसर दिया है। आपको जिसे रोकना चाहिए आप रोक नहीं रहे हैं, उन्हें खुली छोड़ दे रखे हैं। रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकिए, रोकना है तो घुसपैठियों से हो रही जमीन की लूट रोकिए, रोकना है तो आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकिए, अपहरण धमकी फिरौती को रोकिए, जल जंगल और जमीन को रोकिए, लूट जल जंगल जमीन की लूट को रोकिए, बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकिए, अवैध उत्खनन को रोकिए, बालू कोयला पत्थर की लूट को रोकिए। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा बर्मन ने गढ़वा में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दिया। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। मोड़ स्थित ठाकुर महल होटल में आयोजित इस बैठक में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा बर्मन के साथ नगर निकाय चुनाव के प्रमंडलीय चुनाव प्रभारी भानु प्रताप शाही, जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान रेखा बर्मन ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का संदेश दिया। और संगठनात्मक बैठक हम लोग ले रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव में भाग लेना है और मजबूती के साथ किस तरह से बूथ तक काम करना है। यही सब बैठक के माध्यम से हम लोग जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता बूथ तक और वार्ड और बूथ तक हमारी कमेटी पूरी बन गई है और हम नीचे बूथ तक काम करेंगे और हमारा अपना मानना है कि हम वार्ड और बूथ में अगर मेहनत करते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 3.25 साल बाद नगर निकाय चुनाव कराने, ईवीएम के बिना चुनाव और निर्दलीय उम्मीदवारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए। आप देखेंगे तो ये 1 साल में पूरे प्रदेश में कुकुरमुत्ता के तरह अस्पताल खुले, जिसमें कोई बाइलॉज का फॉलो नहीं किया गया, जिसमें कोई नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया गया है। जो सर्जन होने चाहिए, जो ओटी होना चाहिए, जो हमारे पारा स्टाफ होना चाहिए, वो कोई भी नहीं है, नर्सिंग स्टाफ। और ये लोग ऑपरेशन थिएटर में डाल करके कई लोगों का जान ले रहे हैं। हमारे यहाँ भवनाथपुर में भी ऐसी घटना घटी। तो ये जो मंत्री बैठे हैं, इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से चौपट कर दिया। आपने देखा होगा गढ़वा जिला में अपने रिश्तेदार को छोटा छोटा टेंडर करके, क्या नाम था उसका, कौन आलम या कौन अंसारी, उन्होंने पूरे झारखंड प्रदेश में 49 लाख का काम करके करोड़ों करोड़ नहीं सैकड़ों करोड़ का योजना अपने परिवार के लोगों को देने का है। बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और जनता के बीच सरकार की नाकामियों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा
लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में विकास और जनकल्याण को नया आयाम दिया जा रहा है। पारदर्शी तरीके से राज्य में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हुई है ताकि झारखंडियों को उनका हक मिल सके। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। आज उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रचार और जनसंपर्क अभियान में और तेजी आने की संभावना है। शहरों की सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दल भी रेस है। हालांकि इस बार दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। नाम वापसी के कल आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने मैदान से हटने का फैसला किया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म की वजह से देश भर में विकास को नई गति मिली है। हर क्षेत्र और हर सेक्टर में तेजी से योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में स्थापित एम्स को भी इससे गति मिली है। एम्स मंगलागिरी की परिकल्पना वर्ष 2015 में की गई थी। 183 एकड़ में फैला ये 960 बिस्तरों वाला तृतीयक स्वास्थ्य परिसर 1618 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रिसर्च ब्लॉक और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। संस्थान ने 2018 में अस्थायी परिसर से काम शुरू किया और 2019 से स्थायी परिसर में ओपीडी सेवाएं प्रारंभ हुईं। कोविड महामारी के दौरान ई परामर्श और टेलीमेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध जारी रहीं, लेकिन एम्स मंगलागिरी की राह इतनी आसान नहीं रही। निर्माण के दौरान संपर्क, सड़क और स्थायी जल आपूर्ति जैसी चुनौतियां सामने आईं। 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री ने परियोजना की समीक्षा कर केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने जरूरी स्वीकृतियां तेजी से पूरी की। NH 16 से एम्स को जोड़ने वाली सड़क दिसंबर 2024 तक पूरी हुई। वहीं 4 MLD की स्थायी जल आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई। All the patient care services are functioning now. All the medical and surgical facilities are being provided at very affordable cost. Till that, we have over 30 lakhs outpatients, over 70,000 inpatients. There is 24 hours emergency services. We have also started the robotic knee replacement surgery, open heart surgery, kidney transplant operation. We are running the MBBS courses with the intake of 125 students per year. We have MD, MS, DM, MCS courses in 36 departments. We want to thank our Honorable Prime Minister and Ministry of the Health and the Family Welfare, Government of India for completing this project in very short time. जनवरी 2023 में एम्स मंगलागिरी को कमीशन किया गया और 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की झलक बताया। आज एम्स मंगलागिरी में 41 सुपर स्पेशलिटी विभाग संचालित हैं और ये आंध्र प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के लाखों लोगों के लिए भरोसेमंद इलाज का केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। करमाटार थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये शातिर अपराधी फर्जी DTO बनकर लोगों को ठगा करते थे। ग्राम रामपुर में विष्णु राय और देवलवाड़ी के भोला मंडल एवं सरफराज अंसारी जो पतरोडी नारायणपुर के हैं, तीनों को साइबर अपराध करते हुए विभिन्न तरह के मोबाइल, सिम कार्ड इत्यादि के साथ पकड़े गए हैं। इन लोगों ने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। ये सभी लोगों को फेक APK फाइल और आजकल नया चला है RTO का चालान जनरेट करके और उसको भेजना और उसके आधार पर जो है उनके डाटा चोरी करके उनसे फर्जी तरीके से पैसा उनका ट्रांसफ़र कराना, ये इन लोगों का मेन एमओ था। कोडरमा के जननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ियाई बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता हैं।
एक सप्ताह बाद भी बच्चों के नहीं मिलने से अब परिजन मायूस हो रहे हैं और उनकी चिंता बढ़ने लगी है। ये सभी बच्चे 1 फरवरी को परसाबाद में भोज खाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इसमें हम लोगों ने टीम बना दी है। टीम बना करके जो एरिया है उसमें चेक करवा ले रहे हैं और एक बार जांच टीम की रिपोर्ट आ जाती है उस पर हम अपडेट दे देंगे। खोजबीन चल रहा है और जैसे सूचना मिला है सब टीम लगी हुई है। मुखिया जी, हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे परिवार के साथ हम लोग को हर हमेशा खड़ा रहना चाहिए और निश्चित तौर पर वैसे जो भी जहाँ भी जिस अवस्था में है बच्चे इन लोग को सकुशल बरामद हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी इन दिनों एक्शन मोड में है। पलामू के नौडिहा बाजार ब्लॉक कार्यालय में एसीबी ने कल दबिश दी। इस दौरान रोजगार सेवक जितेंद्र राम को एसीबी ने 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रोजगार सेवक पर मनरेगा कूप योजना की विभिन्न प्रक्रिया पूरी करने में रिश्वत मांगने का आरोप है। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एजेंसियां हरकत में आईं और कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया। झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि किसी विस्फोटक या संदिग्ध का पता नहीं चला। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो उसमें वैसे मेल किया गया है, रांची के सिविल कोर्ट के मेल पर है, लेकिन वो बिहार का कुछ जिक्र कर रहा है कि उसको बिहार रिज्यूम कर रहा है इस मेल के कंटेक्स्ट में। और दूसरा, उसकी जांच की जा रही है कि मेल कहाँ से आया है, उसके सेंडर कौन है। और दूसरा, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अभी बीडीडीएस की टीम्स और जो ये डॉग स्क्वाड है पूरे कॉम्प्लेक्स की एक बार स्कैनिंग की जाएगी और मतलब किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए इसमें जांच के पश्चात फिर उसको रिस्क फ्री डिक्लेयर किया जाए। रांची में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमाड़ थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या मामले में 6 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर देसी कट्टा और अन्य चीजें बरामद की हैं। इधर पुंदाग ओपी क्षेत्र में एक युवक की हत्या के आरोप में उसके साथ काम करने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई थी। एक शाहिद अंसारी हैं जो उनके साथ में पुट्टी का काम करते थे, पुंदाग के रहने वाले हैं वो भी। और उनके घर पे जब छापेमारी की गई तो वहां पर जो एक ब्लड स्टेन्ड उनकी जीन्स और एक टी शर्ट मिली जिसमें काफ़ी ब्लड के निशान थे। फिर आगे छापेमारी करी गई उनको ढूंढने के लिए। तो कल शाम को ये दिलशाद और शाहिद अंसारी इनको आगे पूछताछ भी करी गई इनसे। उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें जिस लाठी और जिस चाकू का इन्होंने यूज़ किया था वो भी बरामद हुआ है और साथ में ब्लड स्टेन्ड इनके कपड़े भी बरामद किए गए हैं। सिमडेगा में पुलिस ने एक दुकान में हो रहे नशीली दवाओं के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान दुकान से नशीली दवाएं बरामद की गईं। एक टीम गठित कर छापामारी की गई तो मोहम्मद सैफ अली अंसारी के सम्राट बूट हाउस से कुल 114 पाइबोन एस्पोन प्लस साथी टैबलेट बरामद किया गया एवं 11 खाली डब्बा जो बिक्री कर चुका था को बरामद किया गया एवं विधिवत जब्त करते हुए इस संबंध में सिमडेगा थाना में कांड अंकित किया गया एवं सैफ अली अंसारी को नस्ली दवाई रखने के अतिजुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। चतरा में मैट्रिक के एक परीक्षार्थी को अवैध तरीके से हिरासत में लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कल खंडपीठ ने थानेदार और डीएसपी का मोबाइल जब्त कर उन्हें कोर्ट रूम में बिठाया। मामले में उनसे जानकारी तलब की गई, लेकिन उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। चतरा जिला के लावालौंग थाना अंतर्गत एक 19 वर्षीय छात्र को अवैध रूप से
हिरासत में लिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कोर्ट रूम में उनके मोबाइल को जब्त कर उन्हें रोका गया और उनसे पूछताछ की गई कि किस प्रकार से उन्हें हिरासत में लिया गया, किन कारणों से हिरासत में लिया गया। इसका माकूल जवाब नहीं मिलने पर 13 फरवरी को पुनः सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया गया है, जिसमें कि डीएसपी चतरा और लावालौंग टंडवा थाना प्रभारी दोनों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी सौरभ की अध्यक्षता में पुलिस बैंक की बैठक हुई। मूल खातों की पहचान, नोडल अधिकारी नियुक्ति, संदिग्ध लेन देन पर त्वरित सूचना, कड़ी केवाईसी, एटीएम और बैंक सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ और करार जंगल में अवैध अफीम खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 2.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है और वन अधिनियम के तहत आगे उन पर कार्रवाई होगी। रांची नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 में मेयर पद के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद अब 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियां जारी हैं। राज्यपाल के निर्देश पर लोक भवन रांची उद्यान को 2 से 8 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खोला गया है। 6 फरवरी को 49,124 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया, जबकि अब तक कुल 1,07,183 लोग यहां पहुंच चुके हैं। भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर कबिलाश जंगल में करीब 10 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। ड्रोन से दुर्गम इलाकों और दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की गई। खूंटी जिले के मुरहू थाना अंतर्गत आरसी मिडिल स्कूल सरवादा के वार्षिक खेलकूद दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस शामिल हुई। बच्चों को अफीम की खेती के दुष्परिणाम, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी, बाल विवाह, डायन प्रथा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नशापान से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी गई। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। रोज डे पर खास और आम सभी एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर आज रोज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौसम अनुकूल है, इस वजह से इस बार हर ओर प्रकृति की छटा नजर आ रही है। उद्यानों में तरह तरह के गुलाब के फूल बरबसी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। किसी के हुस्न की तारीफ करना हो तो गुलाब का जिक्र होता है। नज़ाकत से कंपेयर करना हो तो गुलाब का जिक्र होता है। और जब शायर अपनी प्रेमिका या कोई आशिक अपनी प्रेमिका के लबों की तारीफ करता है तो गुलाब का जिक्र होता है। जी हाँ, फरवरी का महीना चल रहा है और वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है रोज़ डे से, यानी गुलाब के दिन से। इस दिन आशिक अपनी प्रेमिका को लाल गुलाब देते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और हम गुलाबों के बागीचे में ही खड़े हैं। तरह तरह के गुलाब आप देख सकते हैं। गुलाब अपने आप में खूबसूरती की पहचान है। जब भी कोई शायर या कोई आशिक अगर अपनी प्रेमिका की खूबसूरती का जिक्र करना चाहे तो वो गुलाब से उसे कंपेयर करता है, गुलाब से उसकी खूबसूरती का जिक्र करता है। तो शुरू से ही गुलाब का अपना एक ख़ास महत्व रहा है, चाहे वो शायरी की दुनिया हो या मोहब्बत की दुनिया हो या किसी के याद में कोई कसीदे गढ़े जा रहे हों, किसी के प्यार में कुछ लाइंस लिखी जा रही हो, तो वहाँ गुलाब का जिक्र शुरू से ही होता आया है।
तो गुलाब के बगीचे में जहाँ रंग बिरंगे गुलाब हैं, लेकिन आपकी नज़रें जाकर टिकती हैं लाल गुलाब पर, क्योंकि लाल गुलाब प्यार की पहचान होता है। और इस लाल गुलाब को वैलेंटाइन वीक का जो रोज़ डे होता है, उस दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये जो पूरा हफ्ता है वैलेंटाइन वीक, ये अपने आप में बेहद ख़ास होता है और सभी कपल्स इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन वीक उन्हें अपनी मोहब्बत जताने का एक मौका देता है। हर दिन कुछ ख़ास होता है, हर दिन की अपनी कहानी होती है। यूँ तो हर दिन ख़ास होता है, लेकिन वैलेंटाइन वीक का शिद्दत से इंतज़ार प्रेमिकाएं भी करती हैं, प्रेमी भी करते हैं कि उन्हें किस तरह से इजहार मोहब्बत उनके सामने किया जाए। और उसका बेहतरीन तोहफ़ा जो होता है वो गुलाब होता है। कई कीमती तोहफे बाज़ार में हैं, लेकिन गुलाब देना, लाल गुलाब देना अपने आप में इस दिन को और ख़ास बनाता है, बेहद ख़ास बनाता है। तो गुलाब का महत्व बहुत ज़्यादा है मोहब्बत की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, शायरों की नज़रों में। और ये हसीन गुलाब हम आपको भी दिखा रहे हैं। दूरदर्शन के तमाम जो दर्शक हैं उन्हें भी वैलेंटाइंस वीक की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई और हैप्पी रोज़ डे। लोक भवन का उद्यान इन दिनों आगंतुकों से गुलजार है। लोगों के लिए उद्यान कल तक खुला रहेगा। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी उद्यान का दीदार करने पहुंच रहे हैं। 5 दिनों में 1 लाख से अधिक लोग उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं और हर रोज ये संख्या बढ़ रही है। कल 5वें दिन यहाँ करीब 50,000 लोग भ्रमण के लिए पहुंचे। लोक भवन के गेट नंबर 2 से आगंतुकों को प्रवेश दिया जा रहा है। उद्यान में तरह तरह के फूल और औषधीय पौधे और फाउंटेन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन के बड़े अंतर से हराकर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। वहीं भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से मात दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की। निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। अंडर 19 विश्व कप का फाइनल का ये सबसे बड़ा स्कोर। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की खेली शानदार पारी। रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 चौके 15 छक्के, ये अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में सर्वोच्च निजी स्कोर। वहीं उन्होंने यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 53 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू ने 40 और कनिष्क चौहान ने 37 रन का योगदान दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री की आज से मलेशिया यात्रा। कृषि मंत्री रांची में किसान मेला में हुई शामिल। किसानों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील। पंचायती राज विभाग को वित्त आयोग की दूसरी किश्त मिलने का रास्ता साफ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य सरकार पर व्यापारियों को प्रताड़ित और अपमानित करने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा बर्मन ने गढ़वा में की बैठक। और इंग्लैंड को पराजित कर भारत बना अंडर 19 विश्व कप का विजेता। भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप का आज से आगाज। भारत की शाम 7 बजे अमेरिका से भिड़ंत।